हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि आर एस खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, बार चार्ट इज सूटेबल फॉर। जो बार चार्ट होता है वो सूटेबल होता है किसके? माइनर वर्क के। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क सैम्पलिंग इज अप्लाइड पार्ट। जो वर्क सैम्पलिंग होता है वो अप्लाई किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन एंड मशीन टूल, एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग बाय वेरियस जॉब एक्टिविटी, फाइंडिंग आउट टाइम स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वेयर द जॉब आर नॉट प्रेजेंट एंड वेयर टाइम शेड्यूल, टाइम स्टडी बाय स्टॉप वॉच मेथड इज नॉट पॉसिबल। ये सारी चीज़ें आपकी वर्क सैम्पलिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन इज नोइज। देखिए, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है लाइन एंड स्टाफ, और तीसरे तीनों मिला के होता है लाइन फंक्शन स्टाफ का। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक लाइन और स्टाफ का होता है, एक तीनों को मिला दिया जाता है, लाइन स्टाफ और फंक्शन का। मेनली 3 होते हैं, लाइन, स्टाफ और फंक्शन। तो जो मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहा जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं। क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं और बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ फॉलो किया जाता है जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे एक सिंगल लाइन में, यानी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन जो होता है मास प्रोडक्शन होता है, यानी किसी एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मशीनों को सेट करके और प्रोडक्शन किया जाता है। उसमें अगर एक मशीन बीच में बिगड़ा तो क्या होगा, हमारा पूरा लाइन जो है वो रुक जाएगा। तो उस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, वहाँ पे हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है कि पूरी लाइन में की जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीजन होने चाहिए वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और जो वर्क होने चाहिए वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। तो वहाँ के जो जो पर्सन रहेगा वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस रूल्स को फॉलो करेगा, वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज फिक्स्ड, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्ग, क्विक डिसीजन आर टेकन। बिल्कुल सही। मैंने बताया लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिक्स होती है कि आपको ये काम करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेट का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जो सीट्स होती हैं स्टील की, जो 2-2 टन, 6-6 टन, 10-10 टन की जो सीट्स होती हैं, उस प्लेट का अगर प्रोडक्शन करना है तो सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है क्या कि आपको ये काम करना है। आपको एक बंदा स्टेंसिलिंग करेगा, एक बटा क्रॉप करेगा, एक बंदा उसका डेटा बनाएगा, एक बंदा उसको ट्रिमिंग का काम करेगा, एक गैसकेटिंग या फिर कोई प्रॉब्लम आता है उसको काम करेगा, बंदा, एक जो पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, वो उसमें कुछ स्क्रैच मार्क आएगा उसको चेक करेगा, उसको ग्राइंड करेगा। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। डिसिप्लिन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल समय से आना चाहिए, समय से जाना चाहिए, वरना कहीं चला गया तो दूसरा उसकी जगह पे रहना चाहिए, और वो समय से उस जगह पे आ जाना चाहिए, यानी डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्विक डिसीजन आर टेकिंग, कोई प्रॉब्लम आया तो उसको बैठ के सोचना ना पड़े कि मीन्स अब क्या करें, मतलब पहले से उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास उसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी डिसीजन लेना बिल्कुल डिसीजन क्विकली होना चाहिए। तो ये सब सारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.W. टेलर इंट्रोड्यूस ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इज नो एज। देखिए, जो टेलर है ना, F.W. टेलर, वो इंट्रोड्यूस किए द सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इन ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी। इसमें देखिए फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई किसी का प्रोडक्शन चल रहा है और तो उसमें क्या किया है, ये हमारे जो F.W. टेलर साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उसको फंक्शन वाइज बांट दिए कि इस फंक्शन का काम यहाँ पे होगा, ताकि
उसको करने में टाइम कम लगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उस जगह पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन काम आएगा, ठीक है। तो ये अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बेटर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ गुड, ठीक है। जो मटेरियल का जो वेस्टेज होता है वो मिनिमम होता है, जो वर्क की क्वालिटी होती है वो बेटर होती है, अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। स्पेसिफाइड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर इज प्रोवाइडेड, जो भी स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो इंडिविजुअल वर्कर को प्रोवाइड की जाती है, यानी इसमें ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जब बात की जाती है तो वहाँ पे किया जाता है लाइन और स्टाफ दोनों ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन दोनों का एक कंबाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। अब जैसे कि जहाँ पे काम आएगा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन की जगह पे काम करेगा, ठीक है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक मेन बंदा होता है जो मेन उसका डिसीजन लेता है, और जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके साथ साथ एक कोई और डिपार्टमेंट का बंदा रहेगा जो उसको एडवाइज करता है, तो वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो मतलब जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही काम करना है, उसका मेन एक बंदा होगा, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, स्टाफ जो लाइन का काम करेगा करेगा ही, स्टाफ मतलब उसमें कुछ ऐसा एडवाइस देना है, कुछ सलाह देना है, कुछ जिससे प्रोडक्शन हमारा और फास्ट हो सके, तो वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड फॉर स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर होता है। देखिए स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन सेट बैठेगा वहाँ पे मतलब जिस वर्क के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सटीक बैठता है, सही बैठता है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, यानी लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का जो है कम्बिनेशन जो है एक स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर, देखिए शुगर इंडस्ट्री है उसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी में ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारी जो है स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल इन तीनों इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी में भी, शुगर इंडस्ट्री में भी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या बताया था, एक मेन बंदा होगा जो उसका सीई होगा, वही उसको पूरा जो हेड करेगा, मतलब उसको मेन डिसीजन देगा, ठीक है। अब फंक्शन और स्टाफ में स्टाफ का एक बंदा रहेगा, वो उस आगे इसका बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर बिग इंडस्ट्री, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का देखिए बिग इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सूटेबल होता है स्मॉल इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस, एबीसी का एनालिसिस क्या होता है। एबीसी आप लोग पढ़ा होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं क्या है, इट इज़ ए बेसिक टेक्निक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही, इट मीन रिलेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, ये भी सही है। डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम बट ऑन एनुअल कंजप्शन, तो ये सारी चीज़ें एबीसी एनालिसिस में आता है। एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर किसके लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी का इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टू क्या होता है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम टू रन एंड स्टोर इफिशियंसी, टेक्निक रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो है फंक्शन होती है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है इन्वेंट्री कंट्रोल करने का। इसमें होता है क्या, देखिए इन्वेंट्री में जैसे कि कोई स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे कैसे मतलब इसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें वैल्यू ऑफ आइटम एंड वॉल्यूम दो चीज़ों पर ध्यान जाता है। मान लीजिए एक आइटम है वो रखा हुआ है जिसकी कॉस्ट जो है 100 रुपये है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और एक जो आइटम है उसकी और दूसरा जो आइटम है वो उसकी कॉस्ट है 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये वाला आइटम की संख्या कितनी है, टोटल इसकी संख्या है
18 है, ठीक है, मान लीजिए 18, तो 18 पच्चीस कितना होगा 90। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका एक आइटम की वैल्यू कितनी हो रही है 100, वॉल्यूम कितना है 1, इसका देखिए इसकी वॉल्यूम कितना है 18, ठीक है, नंबर ऑफ जो बॉक्स है मान लीजिए उस प्रोडक्ट का वो 18 है, और कॉस्ट कितना है 5, तो 18 पचे 90, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 100 की। तो ज़्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट को हम लोग जल्दी उसमें यहाँ से उसको हटाएंगे, मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो एक आपको ग्राफ के थ्रू ये सब डिसाइड किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्वेंट्री कंट्रोल द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय क्वांटिटी हुज प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एबीसी एनालिसिस विच क्लास ऑफ आइटम इन जनरली लार्ज इन नंबर। तो ए क्लास का जो सॉरी लार्ज इन नंबर की बात आ रही है, यानी वॉल्यूम की बात आ रही है, तो सी नंबर जो रहेगा वो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, ए में सबसे कम नंबर रहता है। इसमें ज़्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट होती है, ज़्यादा पैसे की बात होती है, तो वो एक नंबर आएगा। बी में मॉडरेट आएगा, सी में जो है ज़्यादा वॉल्यूम की बात आ जाएगी, ठीक है, लार्ज इन नंबर की बात आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो फॉर्मूला है, इफ़ ए इज़ द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूम पर ईयर, पी इज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सी इज द एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम, तो द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज गिवन बाय। तो देखिए इसका फॉर्मूला आता है √2AP/C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परपेचुअल मोस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल मटेरियल इज चेक्ड एज इट्स रीच्ड इन, ठीक है। तो इसका काम होता है, क्या बोल रहा है, इन परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल में मटेरियल को चेक किया जाता है एज इट रीच इट्स, वो पहुंच जाता है जब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू। देखिए इन तीनों में से किसी में भी अगर वो पहुंचेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचे, चाहे मिनिमम वैल्यू में पहुंचे, चाहे एवरेज वैल्यू में पहुंचे, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंट्री कंट्रोल थियरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए हमेशा ऑप्टिमम लॉट साइज में होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुथुर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट इज। देखिए बेस्ट लेआउट क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, जो फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मुथुर के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए साइंटिफिक लेआउट इज। जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य होगा साइंटिफिक लेआउट का, वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमम प्रोडक्शन डिले टू यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लोर एरिया। तो क्या बोल रहा है, साइंटिफिक लेआउट का मेन उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर एरिया को कवर करना, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना, प्रोडक्शन डिले को कम करना, तभी हमारा प्रोडक्शन डिले कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका साइंटिफिक लेआउट में बनाया जाता है, मीन्स इसका मेन उद्देश्य यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर। जो प्रोडक्ट लेआउट होता है वो यूज किया जाता है किसमें, देखिए प्रोडक्ट लेआउट ये मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट लेआउट, जो उसका लेआउट बनेगा वो प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा, जो यानी जो प्रोडक्ट का जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मशीनों को सेट किया जाएगा, और प्रोडक्ट उस लाइन के थ्रू, एक लाइन में जो है एक थ्रू जाएगा, उस पर जो भी प्रोसेस होना रहेगा वो होगा। तो क्या होगा, ये मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लेआउट इज बेस्ट सूटेड वेयर। प्रोडक्ट लेआउट जो है वो बेस्ट, सबसे अच्छा सूट करते हैं कहाँ पे, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट इज स्टडाइंग, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज
लार्ज क्वांटिटी, जब प्रोडक्ट की बहुत बड़ी संख्या बनानी हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है प्रोडक्ट लेआउट मतलब मास प्रोडक्शन बोले तो आपको एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाना हो, ज़्यादा संख्या में बनाना हो और प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। देखिए इसमें से कौन सा लेआउट जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कंसर्न होता है, कौन सा लेआउट, तो वो प्रोडक्ट लेआउट। इसमें मास प्रोडक्शन किया जाता है, आप लोग पता होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे बाइक का कोई अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं फिर असेंबल किए जाते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं उनको मास प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि आपको एक ही तरह के जो बाइक है वो कई लाखों में बनाए जाते हैं तो उनके पार्ट्स भी लाखों में होंगे, तो उनका मास प्रोडक्शन किया जाता है। द प्रोडक्ट लेआउट, जो प्रोडक्ट का लेआउट होगा लोअर्स ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, बिल्कुल सही है। जब ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ बनेगी तो उसका टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। रिक्वायर लेस स्पेस फॉर प्लेसिंग मशीन्स, अब उसको एक लेआउट को ऐसे बनाया जाता है कि जो उसका स्पेस हो वो कम से कम स्पेस में हो और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है यूटिलाइज हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे बनाया एक तरफ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया मतलब बिना यूज का, कम से कम एरिया को जो है स्पेस को कोशिश किया जाता है कि कम से कम स्पेस लिया जाए और कवर किया जाए होल एरिया को, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यूटिलाइज मशीन्स एंड लेबर बेटर, यानी अच्छे तरीके से मशीन्स और लेबर को यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट लेआउट में ध्यान दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लेआउट स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी स्ट्रिक्ट सुपरविजन और स्पेशलाइज, जैसे कोई ग्राइंडिंग वाला बंदा है तो ग्राइंडिंग ही करेगा, कोई गैस कटर वाला बंदा है तो गैस कटिंग ही करेगा, और स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए। मतलब सुपरविजन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, अब गैस कटिंग करने वाला बंदा अगर गैस कटिंग नहीं कर रहा है, कहीं छोड़ के चला गया या फिर टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो उसके पीछे का जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो चीज़ की वेल्डिंग कर रहा है या फिर ग्राइंडिंग कर रहा है, उसका मतलब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, वेटिंग टाइम होना, इसकी वजह से डिले हो सकता है हमारा प्रोडक्ट। तो सुपरविजन वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड बंदा होना चाहिए। मशीन्स कैन नॉट बी यूज्ड टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, देखिए मशीन्स जो है उसकी जो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम कैपेसिटी में ही चलना चाहिए, क्योंकि जब मैक्सिमम कैपेसिटी में चलता है प्रोडक्ट तो उसके ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो मशीन्स होती हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइज विद ए फॉल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जब वॉल्यूम प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम होगा अगर कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी। अब मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है, अगर 10 बनाना है 10 मिनट पे रेडी हो रहा है, अगर वो 8 अगर उतने ही 10 मिनट में आपको अगर 8 ही बना पा रहे हैं तो मतलब आपका मीन्स उसी 10 मिनट में 8 बना पा रहे हैं तो 2 प्रोडक्ट का लॉस हो गया आपको। तो आपको टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है उसमें मास प्रोडक्शन में। हम मास प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट लेआउट बनाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट तो इसका हो गया आपका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन। प्रोडक्ट लेआउट इज आल्सो नो एज, जो प्रोडक्ट लेआउट हो जाता है वो जाना जाता है, किससे जाना जाता है, एक सिंथेटिक लेआउट, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट जाना जाता है सिंथेटिक लेआउट के नाम से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस लेआउट इज आल्सो नो एज, प्रोसेस लेआउट जो है वो कैसा लेआउट होता है, तो वो होता है एनालिटिक लेआउट, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट एक सिंथेटिक लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट एक एनालिटिक लेआउट होता है। प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड वेयर लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, वेयर सिमिलर जॉब इज मैन्युफैक्चरिंग इन सिमिलर मशीन, वेयर मशीनिंग आर अरेंज एंड फंक्शन मशीन, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, इसमें एक तरह के प्रोसेस यानी सभी प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट है, सब में एक ही प्रोसेस होना है, ठीक है। तो उन सबको एक जगह पर यानी
उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लाया जाता है। अब इसमें क्या होता है प्रोसेस लेआउट में, यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन लगा दिया जाता है, यहाँ पे लेथ मशीन लगा देता है, यहाँ पे टर्निंग मशीन लगा देता है, यहाँ पे सेपर लगा दिया गया है। अब अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब तरह से प्रोडक्ट आए, सब तरीके के प्रोडक्ट आए। अगर उस प्रोडक्ट में अगर लेथ मशीन का भी यूज करना है, टर्निंग भी करना है, उसमें शेपिंग भी करना है, थ्रेडिंग भी करना है, तो वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट लेथ मशीन का रहेगा वो लेथ मशीन में चला जाएगा, फिर जो ग्राइंडिंग करेगा ग्राइंडिंग वाले में जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ से जो अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा अब उठा के जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसमें लग जाएगा। यानी सिमिलर टाइप के जो प्रोसेस रहेंगे, एक ही तरह के प्रोसेस, उसको प्रोसेस लेआउट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी इसमें मशीन्स एक लेआउट में लगा दी जाती हैं और जो प्रोडक्ट में जो भी प्रोसेस वो करना होता है उसमें वो बस मीन्स इकट्ठा हो जाता है और उसमें वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोसेस लेआउट में क्या होगा, जब लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है, लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है, वहाँ सिमिलर जॉब होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर मशीन्स में, तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रोसेस लेआउट फिर पूछ रहा है कि हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल इज टू मच। हैंडलिंग करना और हाँ हैंडलिंग तो करना हो ही गया। मान लीजिए बना के दिखाते हैं, ये हमारा एक वर्कशॉप है, यहाँ पे हमारा लगा है ग्राइंडिंग मशीन, ये हमारा हो गया यहाँ पे लेथ लगा दिया है टर्निंग के लिए, यहाँ पे लगा दिया है हमारा क्या बोल सकते हैं थ्रेडिंग तो हो ही गया, यहाँ पे मान लीजिए सेपर लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई मशीन लगा दिया गया है, इसका ये क्या कर रहा है हमारा, इसमें ड्रिलिंग कर रहा है। तो अलग अलग प्रोडक्ट है, 1 2 ठीक है 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। अब इसमें हमको टर्निंग करना है तो यहाँ जाएगा, इसमें भी टर्निंग करना है तो यहाँ जाएगा, इसमें केवल थ्रेडिंग करना है तो इसमें जाएगा, चौथे वाले में केवल थ्रेडिंग करना है तो ये भी इसमें जाएगा। यानी अलग अलग प्रोडक्ट में जो प्रोसेस रहेगा वो उसमें जाके मशीन में लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हैंडलिंग बहुत होगा। अब यहाँ से इसमें ग्राइंडिंग के अलावा आप उसको इसमें थ्रेडिंग भी करना है तो लेथ मशीन पे लाना पड़ेगा, यहाँ से फिर इधर ले जाना पड़ेगा, जैसे इधर ले जाना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है इधर से इधर ले जाना पड़ सकता है, जो प्रोसेस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, साफ हो गया। हाँ, तो हैंडलिंग इसमें ज़्यादा रहेगा, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इज मोर डिफिकल्ट। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इसमें क्या होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट लेआउट इज मोर एमेनेबल टू ऑटोमोबाइल देन प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट इज मोर एमेनेबल टू ऑटोमेशन देन प्रोसेस लेआउट। तो बिल्कुल सही है, जो प्रोडक्ट लेआउट है ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।